हेलो स्टूडेंट, आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। ये चैप्टर नंबर 3 है। इसमें से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अपन पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर अपन इसे आगे चैप्टर बढ़ाएंगे अपन। तो वैसे ही आपको मालूम है, ये एक एक मैट्रिक्स होता है। 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। भाई ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो मतलब ये अपन यहाँ ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी आ सकता है, नंबर आ सकते हैं अपने, कुछ भी आ सकता है, माइनस भी लग सकते हैं, कुछ भी आप जो चाहो वो आ सकता है। अभी सिर्फ मैं नंबर ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये तो मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ आपको। तो जैसे ये रो ये पूरी रो होती है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। वैसे ही अब ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। मतलब जो AC है वह रो है, जो AC है वह कॉलम है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन आगे पढ़ते हैं। और आगे पढ़ते हैं जैसे कि अब ये आपको मालूम है कि 1 2 3 मतलब इसमें रो भी, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, रो इक्वल टू कॉलम। यानी मतलब रो जितनी है उतने कॉलम है। यानी ये इक्वल ये 3x3 का मैट्रिक्स हो जाता है। और इनको डिफाइन करने के लिए m×n दिखाते हैं अपन। मतलब m क्या है, 3 है, और n क्या है वो भी 3 है। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब यहाँ उन्होंने कुछ भी दे दी है, तो ये अपना हो गया 2x2 का मैट्रिक्स। तो इसमें अपना m होगा 2 और n भी होगा 2। वैसे ही अब अपन आगे पढ़ते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m×n इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n×m। मतलब आपको कोई से भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो आप नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम करोगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है। ये ध्यान रखना कि जो हमेशा जो रो रहती है वो पहले लिखाती है, कॉलम बाद में लिखाता है। जैसे अब ये हो गया अपना, तो इसमें ये R1 है, ये R2 है और इसमें सिर्फ C1 है। तो ये 2×1 हो गया इसका ऑर्डर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि इनकी वैल्यू भी होती है इनको। जैसे अब ये आपको मालूम है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। तो वहीं इनकी वैल्यू होती है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ बताया कि ये 1 है, ये 0 है। मैं आपको इनकी वैल्यू बता रहा हूँ कि कभी आपसे एक मैट्रिक्स बोल दे और वो बोले कि इसमें A11, A12, A13, A21,
A22, A23, A31, A32, A33। मतलब इनको आपको याद रखना है 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। आपको ये याद रखना है। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा 1 2 4 5 6 7 8 0 1। अब इसमें बोलेंगे आपको कि फाइंड A13। तो आपको मालूम है कि A13 ये होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये आपको आगे बहुत काम आएगा डिटर्मिनेंट्स में, उसमें कोफैक्टर निकालने के लिए और माइनर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक कोफैक्टर नहीं निकाल पाओगे तो आप एडजॉइंट भी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए आपको ये A11, A12, A13 ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि ये 1 कौन सी प्लेस पे, A11 पे, वहीं 6 कौन सी प्लेस पे, A22 पे है। तो ये सब आपको आना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अपन अब आगे पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। तो अपन पढ़ रहे हैं, और इसको अपन एक और नाम से बोलते हैं रो वेक्टर। आपने पढ़ा होगा 10th 11th में कि रो वेक्टर क्या होता है, जिन पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, वह वेक्टर कहलाता है। वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी आपको मालूम होगा ये। तो ये अपना रो मैट्रिक्स क्या होता है, अपन लिखते हैं इन विच रो is only one and columns have infinite value other than one। मतलब कि अपना ये रो मैट्रिक्स में रो सिर्फ 1 होगी, जैसे इसमें सिर्फ R1 एक ही होगा, और कॉलम इन्फानाइट मतलब कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि अब मैं बोल सकता हूँ रो 1 है, तो अपन लिख सकते हैं कॉलम को कि C1 भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है, C3 भी हो सकता है। सिर्फ C1 नहीं होगा, C2 तो होना ही चाहिए। तो वैसे ही C4 भी हो सकता है, C5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, C7 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। तो वैसे एक मैट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको कि ये अपना एक मैट्रिक्स है, उसमें हमने सिर्फ R1 एक ही, मतलब रो एक ही है। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 -1। तो इनने C1 कितना दिया, C1 C2 C3 C4 C5 C6 दे दिए। तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, ये 1/6 का मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स इन विच रो इज ओनली 1 एंड कॉलम हैव इन्फानाइट वैल्यू अदर देन 1। मतलब 1 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। जैसे अब R1 इक्वल टू C1 हो गया, तो ये तो इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसलिए रो मैट्रिक्स एक से ज़्यादा होना चाहिए कॉलम। वहीं अब अपन दूसरा मैट्रिक्स पढ़ते हैं। दूसरा मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। इसका ही उल्टा करना है अपन को, आपको मालूम है। अब लिखते हैं कि इसमें इन विच column is only 1 and rows
हैव इनफाइनाइट वैल्यू अदर देन 1। नहीं, अब यहाँ कॉलम एक ही होगा, रो कितने भी हो सकते। तो जैसे अपन एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए मैट्रिक्स, तो यहाँ रो कितनी भी हो सकती है, R1 हो सकती है, R2 हो सकती है, R3 हो सकती है। अपन और बढ़ा भी सकते हैं, जैसे बढ़ा लेते हैं अपन यहाँ पे, ये हो सकता है R4 हो सकता है, R5 हो सकता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये -2 हो, -1 हो गया, -2 हो गया। तो यहाँ कॉलम एक ही है। इनका डायरेक्ट पूछा जा सकता है डेफिनेशन की व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ये पूछे गए जाते हैं अपने पेपर में। तो अपन अपने आपने ने कॉलम मैट्रिक्स तो देख ही लिया, अपन अब अगले मैट्रिक्स पे पढ़ते हैं। इसमें बस यही है कि कॉलम एक ही रहेगा, रो इन्फानाइट हो सकती है। तो अपन अपने आगे पढ़ते हैं। आगे अपना हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। पढ़ते हैं अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब नंबर ऑफ रोज से नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि आपको हॉरिजॉन्टल मालूम है कि ये ऐसा होता, हॉरिजॉन्टल नाम से ही समझ में आ रहा है। तो वहीं इसमें नंबर ऑफ रोज 2 होंगे, वहीं नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये मतलब नंबर ऑफ रोज कम है नंबर ऑफ कॉलम से। तो हॉरिजॉन्टल नाम से ही समझ में आ रहा है आप सबको। तो अब अपन फोर्थ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, जिसका नाम है वर्टिकल मैट्रिक्स। अब आपको ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है, बस इसका उल्टा हो जाएगा कि नंबर ऑफ रोज ज़्यादा है नंबर ऑफ कॉलम से। वहीं अब ये ऐसा हो जाएगा, इसमें C1 और C2 दो ही है, इसमें R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, R4 हो जाएगा। ये हो गया अपना वर्टिकल मैट्रिक्स। अपन अब फिफ्थ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। यह आगे आपको बहुत सब जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर इस पे ही पूछे जाते हैं। तो अपन पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के। स्क्वायर आप समझते होंगे, स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा डिब्बा होता है स्क्वायर। वैसे ही नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जैसे R इक्वल टू रोज इक्वल टू कॉलम। तो अपन ये आपको मालूम है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहेंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स देते। 3/3 एक मैट्रिक्स है, मतलब रो भी इक्वल है और कॉलम भी इक्वल है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, 5, 7, 8, 9, 1, 3। तो मतलब R1, R2, R3, C1, C2, C3। तो यहाँ पर भी R1, R2, R3 है, तो ये 3 हो और ये तीनों इक्वल है, तो 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अपन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, सिक्स तो है
सिंगुलर मैट्रिक्स, पढ़ते सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट इज अ मैट्रिक्स whose डिटर्मिनेंट अपना अगला चैप्टर है, उसमें आपको मालूम पड़ा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इज 0 if A is a singular matrix। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स का अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। बस इसमें इतना ही है। तो अपन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 7th है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट इज अ मैट्रिक्स whose डिटर्मिनेंट वैल्यू इज नॉट 0। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स में का मतलब है कि कोई भी एक मैट्रिक्स का अपन डिटर्मिनेंट निकाले तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। वही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका अपन डिटर्मिनेंट निकाले तो वह 0 के इक्वल नहीं आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बस ये दो मैट्रिक्स ये है। अपन अब एट्थ है, यह है एट्थ है कौन सा, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn आर 0। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है, जब अपन मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, उसके सारे ही एलिमेंट 0 0 0 0 है तो वह नल मैट्रिक्स होगा। इसका ऑर्डर है 3/3। इसका ये हो गया नल मैट्रिक्स। अपन अब लास्ट मैट्रिक्स है 9th मैट्रिक्स का नाम है, यह मैट्रिक्स का नाम है अपना यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं अपन, या फिर आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं अपन इसको। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये पढ़ना चाहिए। इसको अपन डिनोट करते हैं आई से कि इसमें ऑल डायगोनल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है डायगोनल। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स हैव वैल्यू 1। मतलब डायगोनल जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो अपन, जैसे ये 1 है, ये 0, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो कोई भी एक डायगोनल क्या होता है, जो ये डायगोनल होते, ये डायगोनल है, ये डायगोनल 1 होना चाहिए और आसपास के जितने भी एलिमेंट बचे हैं वह 0 होना चाहिए। तो ये 1 ये डायगोनल है, तो ये 1 1 1, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल नहीं, ये डायगोनल हो गए अपने। और ये मैट्रिक्स का नाम है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अपन अब नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ते हैं,
जिसका नाम है डायगोनल। इस मैट्रिक्स का नाम ही डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स इसमें होते हैं ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। मतलब आपको मैंने बताया कि डायगोनल क्या होते हैं, तो डायगोनल जीरो नहीं होना चाहिए। रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स और एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब कि जो अपना है कि एक मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, ये डायगोनल हो गए, ये हो गए जीरो, तो ये अपने डायगोनल से वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये बाहर कुछ भी हो सकते हैं। आप ये कंफ्यूज ना हो, यह डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि ये पूरा यहाँ तीनों जगह वन ही वन हो, पर अपना यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिकल मैट्रिक्स में यहाँ वन वन होना ही चाहिए जब भी वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर 1 2 3 जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। अब अपन 11th मैट्रिक्स का नाम है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल सेम। मतलब कि कोई भी डायगोनल है, जैसे 2 2 2, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये हो गया अपना स्केलर मैट्रिक्स। मतलब जो भी डायगोनल है वह सेम हो तो वह स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आप जैसे कहो कि यहाँ 1 1 आ जाए तो भी वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, पर नहीं, वो यूनिट मैट्रिक्स ही कहलाएगा। सिर्फ यहाँ पर जैसे 2 2 2 है, 3 3 3 है, 4 4 4 है, वह स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। समझे होंगे आप। ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल ये होते हैं, उसने बोला है कि डायगोनल्स एलिमेंट्स आर ऑल सेम, तो ये अपना सही है कि 2 2 सेम है, डायगोनल सारे सेम है। अपना अब है 12th मैट्रिक्स का नाम है अपर ट्रायंगल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें एक ये मैट्रिक्स है। आपको मैंने डायगोनल तो बता ही दिए, तो डायगोनल 1 4 3 2 3 5 0 0 0। मतलब अपना ये डायगोनल है, तो ये ने बोला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब जो ये 1 4 3 के इसके ऊपर, उसमें वह जीरो नहीं होना चाहिए कि 2 3 5 या जीरो नहीं होना चाहिए। उसके जो नीचे है वह जीरो होंगे, और होना भी चाहिए, जब भी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये, सॉरी यहाँ यू आएगा, यू ए आर। वहीं पर अपन 13 पढ़ते हैं। 13 है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका सेम उल्टा होगा यहाँ पे, कि एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 4 5 दे दिया है, ये अपने डायगोनल हो गए। अब यहाँ ऊपर जीरो होना ही चाहिए, और नीचे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ जीरो नहीं है,
कुछ भी ले सकते हैं अपन। तो यहाँ पर सेम उल्टा लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में वैल्यू कुछ होना चाहिए, उसके ऊपर वाले में 0 0 होना चाहिए। वहीं अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर में 0 नहीं होना चाहिए, वहीं नीचे 0 होना चाहिए। आप समझ गए होंगे अपर और लोअर में अंतर क्या है। वहीं अपन अब आगे की वीडियो में अपन थोड़ा और पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। अभी अपन पढ़ेंगे एलजेब्रिक मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पर इसमें कोई मैट्रिक्स को डिवाइड करने का नहीं बताया है, तो अपन वह नहीं पढ़ेंगे। अपन प्लस पढ़ेंगे, माइनस पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए।